हाय हेलो एवरीवन। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में बाइंग से ज़्यादा सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है इस पे, बट आई थॉट कि एक ब्रॉडर लेवल पे एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी आप करंट सिनेरियो देखोगे जिस तरीके से करेक्शंस आ रहा है कुछ स्टॉक में, तो एक फियर का भी माहौल है इन्वेस्टर्स के मन में कि क्या और ज़्यादा स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, मार्केट गिर सकता है। सो ऐसे सिनेरियो में सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सेलिंग फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो बाइंग से ज्यादा सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज बाइंग में अगर आप डिसीजन लेने में डिले भी करते हो तो आपका रिस्क क्या ही होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आपने लेट एंट्री किया एंड स्टॉक वो डबल हो गया, मतलब 100% रिटर्न दे दिया, तो वर्स्ट केस आपका क्या होगा कि आपका रिटर्न जो है वो स्टॉक में 100% की जगह में भी 50%, 60% या 40% होगा। तो अमाउंट टर्म में आपका कुछ ऐसा लॉस नहीं होगा, बट यस, रिटर्न टर्म में आप कुछ रिटर्न जो है वो मिस कर दोगे। बट जब सेलिंग की बात आती है और अगर आपका सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं है, मतलब सेल करने में हम डिले कर रहे हैं, हमको पता है कि बिजनेस का फंडामेंटल खराब हुआ है, बट क्योंकि स्टॉक जो है वो हमारे बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, तो वहां पे हम डिसीजन लेने में अगर डिले कर रहे हैं तो डबल लॉस होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। डबल लॉस क्या होता है? पहला लॉस तो ऑफकोर्स हमको वो ऐप के ऊपर दिखता है कि 100 पे लिया था 80 पे आ गया है, 20% का लॉस है। लेकिन जो दूसरा लॉस है वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस क्या हो गया कि जो आपका कैपिटल स्टक हुआ है उस स्टॉक में, हमको पता है कि बिजनेस खराब कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं, तो एक तो परसेंटेज लॉस हो रहा है, कैपिटल नीचे गिर रहा है, प्लस वो कैपिटल हमारा स्टक हुआ पड़ा है, हमारा ऐसे बिजनेस में स्टक हुआ है जहां का जिसका फंडामेंटल खराब है। एंड वी नो कि मार्केट में और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे हम उसको उस कैपिटल को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो हमारे बाइंग प्राइस से नीचे है, तो मे बी आप इसको एक इमोशनल बायस बोल सकते हो, जिसकी वजह से हम डिसीजन लेने में डिले कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। यूजली आप देखोगे कि मार्केट में इसकी बात होती नहीं है, हम क्या देखते हैं कि सिर्फ परसेंटेज टर्म में देखते हैं कि यार 100 पे लिया 80 पे आ गया, सिर्फ वही लॉस होता है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस है, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो को, क्योंकि आप अपने कैपिटल को अच्छे से यूज ही नहीं कर रहे हो। आप अपने अपने कैपिटल को अपने खराब जगह पे फंसा के रखा हुआ है, और दूसरी जगह पे आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो जहां पे आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर सकता है। सो इसीलिए सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इसको रीसेट एग्जांपल से समझो, तो जैसे पूना वाला का रिजल्ट आया, हम उसको कितने सारे क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी लगातार अच्छा कर रही है, ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी एक नंबर था उसका। बट इस क्वार्टर में क्या हुआ? एक सडन सरप्राइज दिया उनकी मैनेजमेंट ने, एक नेगेटिव सरप्राइज दिया मार्केट को। एनपीए इतना ज्यादा बढ़ गया, प्रोविजनिंग उनको करनी पड़ी। सो वो सारा क्या चीज हुआ? उनका प्रॉफिट गिरा, एंड उनका जो फंडामेंटल था, जो आउटलुक था, वो सडनली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई। एक तो ऑफकोर्स वी ऑल नो कि उनका ओपेक्स भी बढ़ेगा, 50-60 करोड़ हर एक क्वार्टर में बढ़ेगा। फिर एनपीए का कैसा रहने वाला है उसका एक अलग कंसर्न है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है वो वैसी नहीं रहने वाली जैसे पास्ट के कुछ क्वार्टर्स में थी। तो ये क्लियर हमको समझ में आया, जिस दिन रिजल्ट आया हमने उसी दिन इसको डिस्कस किया। बट स्टिल आई नो कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो पूना वालों को अपने पोर्टफोलियो में लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वेट कर रहे हैं कि बाइंग प्राइस पे आ जाए। मतलब किस तरीके के थीसेस होते हैं कि 500 के 520 के प्राइस पे देखा है इसके स्टॉक को, तो 300 पे कैसे बेचूं, या 350 370 पे कैसे बेचूं। सो इस तरीके का जो बायस है, इससे आपका डबल लॉस हो रहा है। पहला तो ऑफकोर्स वो तो नीचे तो गया वो स्टॉक क्योंकि फंडामेंटल खराब हुआ है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हैं हमको पता है कि बाकी जगह पे अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसको हम लूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल बायस है हमारा यहाँ पे, वो लॉस में नहीं बेचना चाहते हम उसको। एंड हमको ये भी क्लियर समझ में आ रहा है कि पूना वाला एज अ बिजनेस अगला कुछ क्वार्टर इसका थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है। मतलब एज सच बिजनेस का फंडामेंटल इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है कि ये स्टॉक आपको जो 370 पे दिख रहा है ये मे बी 500 या 550 पे जाए। पूना वाला या कोई भी ऐसा स्टॉक ले लो आप जिसका फंडामेंटल खराब है और आपको आपको दिख रहा है क्लियरली कि अगले कुछ क्वार्टर्स इस बिजनेस के लिए अच्छे नहीं रहने वाले, तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कि उसका स्टॉक आपको हाई पे दिखेगा। हाँ, अननेसेसरी जरूर स्टॉक प्राइसेस भागते हैं, बट उसके लिए तो हम इन्वेस्टिंग करते नहीं है। हमारा इन्वेस्टिंग किस पे बेस है? हमारा इन्वेस्टिंग बेस है लॉजिकल डिसीजन के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। और वो देख के हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि चाहे पूना वाला हो या और भी कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो हमने डिस्कस किया है, सीए ग्रामीण है, आपका अरमान फाइनेंशियल है, आईडीएफसी बैंक है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो जिनका फंडामेंटल पहले स्ट्रांग था, देन ग्रेजुअली आप देखोगे कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इनका फंडामेंटल डिटोरियोरेट होता गया, और स्टॉक भी आप देखो तो अपने हाई से नीचे है वो। और इन करंट सिनेरियो में वी ऑल नो कि इनका स्टॉक बढ़ने का चांस है नहीं, मतलब फैक्चुअली नहीं है, लॉजिकली नहीं है। सो स्टिल अगर हम उनके साथ में स्टक है, अपने कैपिटल को स्टक रखा है, फंसाया हुआ है वहां पे, और बाकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है हमारे पोर्टफोलियो को।
क्योंकि अगर आप इसी रिजल्ट सीजन में देखो तो हमने कितने सारे और कंपनीज के रिजल्ट डिस्कस किए। मतलब जैसे वेल फर्स्ट का रिजल्ट आया, आपका एमरल्ड फाइनेंस का रिजल्ट आया, ईएफसी का रिजल्ट आया, नोवामा का आया, मोतीलाल का आया, आपका शक्ति पंप्स का आया। सो इतनी सारी कंपनीज हैं जहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया उससे बेटर परफॉर्म किया। अपने गाइडेंस को या तो इन्होंने और रिवाइज किया है या फिर मेंटेन रखा है। बिजनेस का ग्रोथ का आउटलुक अच्छा है, मैनेजमेंट कैपेक्स कर रहा है, हायरिंग कर रहा है, फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। सो सारी चीजें यहाँ पे सही है, सारे चेकलिस्ट टिक हो रहे हैं, स्टिल हम वहां एक्सप्लोर नहीं कर रहे। एंड ये जो खराब फंडामेंटल्स वाले बिजनेसेस है इनमें अपने कैपिटल को स्टक रखा हुआ है। तो अगर आपका सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं होगा तो आप देखोगे कि चाहे बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, पोर्टफोलियो हमारा कभी अच्छा नहीं कर सकता। एंड अभी जिस तरीके का डिस्कशन चल रहा है कि एफआईआई की सेलिंग आ सकती है और बढ़ सकती है, तो आप लॉजिकली सोचो कि अगर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की सेलिंग आती है तो वो कहां पे सेल करेंगे? ऑफ कोर्स वहां पे सेल करेंगे जिन बिजनेस का फंडामेंटल्स खराब है, जिनका ग्रोथ का आउटलुक खराब हो गया, मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, मैनेजमेंट कंसर्न है अपने अगले कुछ क्वार्टर्स को या 1-2 साल के आउटलुक को लेकर के। सो वहां पे वो सेल करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरे बाइंग प्राइस से इतना है या मेरे मैंने तो उसका हाई पे देखा था तो लो पे कैसे बेचूं। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो कभी इस तरीके की अननेसेसरी चीजों को नहीं देखेगा, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर फंसेगा। और कल को जब ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वापस से एंटर करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, तब आप लॉजिक लगाओ कि वो कहां पे ज्यादा पैसा लगाएंगे। ऑफकोर्स वहां पे लगाएंगे जहां पे बिजनेस अच्छा कर रहा है, जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग है, जहां पे हायरिंग चल रही है, कैपेक्स चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ है। ये सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन हमारा क्या होता है कि सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं है तो उसको डिसीजन लेने में हमारा डिले होता है एंड ये डबल लॉस होता है। और अगर आप इसी एग्जांपल का देखो तो चाहे पूना वाला या उत्कर्ष वगैरह जितने भी ये खराब फंडामेंटल्स बिजनेसेस हैं, या उज्जीवन को ले लो जिसका स्टॉक 60 से 30 के आसपास आ गया, क्यों? एनपीए बढ़ता गया, ग्रोथ घटता गया, बट स्टिल अगर हम उसको लेके बैठे और होप में बैठे हैं, एंड उसी के साथ में इतनी सारी कंपनीज के जिनके रिजल्ट अच्छे आए, उनका स्टॉक अगर आप देखो तो एक एक महीने में 20, 25, 30% भाग गया है। तो वहां अगर किसी रैशनल इन्वेस्टर ने अपना अगर उसका सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग है तो वहां से एग्जिट करके अगर इनके ऊपर बेट किया होता तो आपका लॉस तो विद इन अ मंथ रिकवर हो जाता। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हर बार आपका जो लॉस है वो एक महीने में रिकवर हो जाएगा, बट पॉइंट क्या है कि अगर हम प्रोसेस सही फॉलो करें तो चाहे बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, आपके पोर्टफोलियो को इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो तभी होगा अगर हमारा सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग होगा। अगर हम सेल करने में इतना ज्यादा डिले करेंगे, वेट करेंगे, बिजनेस का फंडामेंटल खराब है हमको पता है, स्टिल अगर हम होप में बैठे हैं, तो चाहे मार्केट नया हाई लगा रहा होगा लेकिन आप देखोगे कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ खास बन नहीं रहा, उसमें उसी तरीके का अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। एंड अननेसेसरी जो बिजनेस अच्छा कर भी रहे हैं वहां पे भी अननेसेसरी पॉइंट निकाल रहे हैं हम। जैसे पॉइंट क्या होता है कि प्रमोटर का होल्डिंग क्यों कम हो रहा है, या कंपनी का डेट क्यों बढ़ रहा है, या कंपनी का कैश फ्लो क्यों नेगेटिव है। ये सारे पैरामीटर्स देख करके कुछ नहीं होगा, आपको डीपली समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर प्रोमोटर का स्टेक कम हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है। क्या वो फंड रेज कर रहा है, फंड किस पर्पस के लिए रेज किया है, कहाँ पे बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, जिस एरिया में वो एक्सपेंशन कर रहे हैं उसका इंक्रीमेंटल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी कितना है। देन उसके बाद जब वो इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में ग्रोथ आया, बिजनेस का मार्जिन बढ़ा, क्या प्रॉफिट बढ़ा। अगर ये सारी चीजें हो रही है तो प्रोमोटर चाहे स्टेक कम करे या बढ़ाए, ये तो बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन हम ये कॉमन सेंस नहीं लगाते। हमारा क्या है, हम ये कुछ 1-2 पैरामीटर देखेंगे बिकॉज यही समझ में आता है हमको। बाकी चीजों के लिए तो मेहनत लगेगी, हमको कॉन कॉल पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस ट्रैक करना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। तो वो मेहनत तो हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, सिर्फ ये पैरामीटर देख लिया कि डेट ज्यादा है तो बिजनेस खराब है, कैश फ्लो नेगेटिव है तो बिजनेस खराब है, प्रोमोटर का स्टेक कम हो रहा है तो बिजनेस खराब है। अगर आप इसके साइड में दूसरे बिजनेसेस देखो जिन पे डेट है ही नहीं, जिनका प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है लेकिन उनका स्टॉक कहाँ है, वहीं का वहीं है 4 साल, 5 साल, 6 साल से। क्योंकि मार्केट को पता है कि बिजनेस में कोई स्कोप ही नहीं है, बिजनेस का ग्रोथ ही नहीं है, ना अर्निंग बढ़ रहा है, ना मार्जिन बढ़ रहा है, ना सेल्स का ग्रोथ है। तो चाहे आप फ्री कैश फ्लो जनरेट करते रहो, उसका कोई पॉइंट बनने नहीं वाला, इन्वेस्टर का पैसा वहां कभी नहीं बनेगा। अगर आपको देखनी है ये सारी चीजें तो पूरी चीजें देखनी है, उसके पीछे की स्टोरी समझनी है। सिर्फ 1-2 पैरामीटर देख करके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। तो इसीलिए सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग होना जरूरी है, प्लस उसके साथ में फास्ट डिसीजन मेकिंग, कि आपको दिखा कि बिजनेस का फंडामेंटल खराब है, वहां से एग्जिट किया, कैपिटल को प्रोटेक्ट किया, और जहां पे बेस्ट केस सिनेरियो है, जहां पे बिजनेस का आउटलुक अच्छा है, वहां पे बैठ किया। ये सारी चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो वही पॉइंट है फिर से, ये चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपका पोर्टफोलियो अच्छा करता रहेगा। रिटर्न ऑफ कोर्स कभी किसी का 10% ज्यादा बनेगा, 20% कम बनेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कंसर्न नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करेगा बहुत ज्यादा।
एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सेलिंग फ्रेमवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। ये पॉइंट था, आई थॉट कि डिस्कस करना चाहिए आपके साथ में। बाकी हमारा रिजल्ट एनालिसिस चलता रहेगा, कॉन कॉल एनालिसिस भी हम स्टार्ट करेंगे इस वीक से काफ़ी सारी कंपनीज का। एंड आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।